अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइटोसिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस की इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। देन हमने कैरियोकाइनेसिस में जो दो स्टेजेस थी, प्रोफेज एंड मेटाफेज, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट स्टेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में हमने देखा था कि जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पॉइंट के साथ अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को एक प्लेट में अरेंज कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट। अब नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास एनाफेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फेज़ है एनाफेज। इसमें क्या होता है कि इंश्योर करता है इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स जो न्यू सेल्स बनेंगे माइटोसिस में, एक सेल से दो सेल बनते हैं, जो दो सेल बनते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो एनाफेज ही वो फेज़ है जो इंश्योर करेगा कि डॉटर सेल में भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएँ। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे होता है? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कंट्रैक्ट टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स। जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये वाले, ठीक है, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ से और यहाँ से। अब जब ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑपोजिट पोल्स पर कंट्रैक्ट करेंगे तो क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम के दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा देखें, एक तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट एंड एक्सर्ट फोर्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये भी फोर्स लगाते हैं और इन फोर्सेस के नतीजे में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पॉइंट से एक सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टूवर्ड ऑपोजिट पोल्स और हाफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अब यही वो पॉइंट है कि अगर तो क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड इक्वली सेपरेट होंगे तो फिर तो माइटोसिस ठीक है। अगर एनाफेज में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ये पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही एक पोल पे मूव कर जाता है, दूसरी साइड पर कुछ नहीं जाता, तो देन फिर माइटोटिक एरर्स जो हैं वो शो होना शुरू होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है जो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो उसको इंश्योर करती है इन डॉटर सेल्स। उसके बाद आपके पास आती है टीलोफेज। जैसे ही क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंचते हैं तो वो डीकंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। हमने प्रोफेज में देखा था क्रोमोसोम कंडेंस हो रहे हैं और वो जो क्रोमैटिन था पहले मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल धागे लाइक मटेरियल था, वो कंडेंस होता है, क्रोमोसोम की शेप में आ जाता है। अब यहाँ पर क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे और दोबारा वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस क्रोमैटिन में चेंज हो जाएंगे। तो टीलोफेज स्टार्ट व्हेन द क्रोमोसोम रीच एट द ऑपोजिट पोल्स, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस। ठीक है, जब ये डीकंडेंस होते हैं तो ये डिसअपियर हो जाते हैं एज क्रोमैटिन, बहुत ही बड़ी धागे लाइक शेप में ये डिसअपियर हो जाते हैं। इसके अलावा माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज। ये जो माइटोटिक अपरेटस जो है वो सेंट्रियोल से निकला होता है, ये आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई रीऑर्गेनाइज। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम्स के बाहर बनना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियोलाई जो है वो भी बनना शुरू हो जाता है। टू न्यूक्लियाई एट टू पोल्स। ठीक है, और दोनों पोल्स पर एक न्यूक्लियस ये बन गया और दूसरा न्यूक्लियस ये बन गया। आप देखें यहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस है, मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। दो न्यूक्लियस बन गए एट द ऑपोजिट पोल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा उसमें साइटोकाइनेसिस आएगी कि अब साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड करने। ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ आएंगे। साइटोप्लाज्म किस तरह डिवाइड करते हैं? साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग द टीलोफेज, लेट टीलोफेज, जब टीलोफेज ख़त्म होने लगती है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंड सिग्नल टू द इक्वेटोरियल रीजन। तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो यहाँ पर मौजूद थे, ठीक है, जो सेंट्रियोल से निकले हुए थे बाहर की तरफ, ये सिग्नल सेंड करते हैं टू द सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो है वो सिग्नल सेंड की जाती हैं बाय एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। एक्टिन एंड मायोसिन एक्टिवेटेड। इस रीजन में जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये बनाते हैं कंट्रैक्टाइल रिंग। ठीक है, एक रिंग सी यहाँ बनती है, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रैक्टाइल रिंग। ये रिंग जो है वो श्रिंक करती है और जिसकी वजह से हम कहते हैं क्लीवेज फड़ो जो है वो शो होगी। क्लीवेज हम कहते हैं डिवीजन। तो डिवीजन की ये हमारे पास ये जो फड़ो शो हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लीवेज फड़ो। तो क्या स्टेप थे कि जैसे ही टीलोफेज ख़त्म होने लगती है तो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ने सिग्नल सेंड किए टू द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद एक्टिन और मायोसिन ने कंट्रैक्ट किए और उनसे क्या बनी? कंट्रैक्टाइल रिंग। ये रिंग मज़ीद कंट्रैक्ट करती है और एक क्लीवेज फड़ो बनाती है और इवेंचुअली जो है ये क्लीवेज फड़ो जो है वो सेल्स को दो सेपरेट सेल्स में डिवाइड कर देती है। क्लीवेज फड़ो डीपन्स इन द सेल एंड डिवाइड इट इनटू द टू सेल्स। तो इससे टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब देखें, ये फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन की सिर्फ एनिमल सेल्स में पाई जाती है। प्लांट सेल के बाहर आपको पता है कि सेल वॉल होती है और सेल वॉल बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो उसके अंदर कोई इस ऐसे की कंट्रैक्टाइल रिंग या क्लीवेज फड़ो नहीं बनती।
अब प्लांट सेल्स में क्या होता है, नो सेंट्रियोल्स, कोई सेंट्रियोल भी नहीं होते, एनालोगस रीजन फॉर माइक्रोट्यूब्यूल ओरिजिनेशन। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स जहाँ पर मौजूद होते हैं एनिमल सेल में, उसी जगह पर कुछ जो है वो एरिया होता है, एनालोगस रीजन हम उसको कहते हैं कि सेंट्रियोल से मिलता जुलता का रीजन होता है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ओरिजिनेट करते हैं। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलने का एक जगह होगी, ठीक है, जो एनालोगस होगी टू द सेंट्रियोल। हैव रिजिड सेल वॉल सो डू नॉट चेंज शेप ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। रिजिड सेल वॉल होती है, साइटोकाइनेसिस के दौरान शेप भी चेंज नहीं करता। तो इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड कैसे करेंगे, साइटोकाइनेसिस कैसे होगी, ठीक है। मेटाफेज के दौरान जो गोल्जी बॉडी है सेल की वो रिलीज़ करती है वेजिकल्स। ये देखें, ये गोल्जी बॉडी और ये वेजिकल्स रिलीज कर रही है। ये वेजिकल्स सेल के सेंटर में आकर मिलकर एक लेयर सी बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रेगमोप्लास्ट। इस चीज़ को देखें, ड्यूरिंग मेटाफेज गोल्जी बॉडी प्रोड्यूसेस वेजिकल्स, दीज वेजिकल्स अक्यूमुलेट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड फॉर्म द फ्रेगमोप्लास्ट। इससे ये लेयर बनती है फ्रेगमोप्लास्ट की। बाद में ये जो फ्रेगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाती है। लेटर द मेम्ब्रेन ऑफ द फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यू सेल। तो फ्रेगमोप्लास्ट जो है यहाँ पर ये वेजिकल्स यूँ जो हैं वो आपस में आकर इकट्ठे होते जा रहे हैं, यूँ ये सारे वेजिकल्स हैं। देन क्या होगा कि वेसिकल की जो ये राइट साइड वाली मेम्ब्रेन है ये इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगी, लेफ्ट साइड वाली जो मेम्ब्रेन है वो इस सेल की जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यूँ बन जाएगी, और उसके बाहर फिर सेल वॉल को जो है वो डेवलप कर लिया जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर यूँ जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में तो क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, तो क्लीवेज फरों के ज़रिए जो है वो सेल डिवाइड कर जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इम्पोर्टेंट ऑफ माइटोसिस। अब इसमें हम देखेंगे कि माइटोसिस हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल एज इन द पेरेंट सेल। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स में हम यूज़ करते हैं। अभी हम उसके बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देख लें। इन माइटोसिस द हेरिडिटरी मटीरियल इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डॉटर सेल्स एज देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे क्रोमोसोम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं और रिकम्बिनेशन। तो माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो सेम जेनेटिक मटेरियल जो है वो डॉटर सेल्स में जाते हैं। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिमेन अनचेंज्ड डिवीजन आफ्टर डिवीजन और जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दस कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर इन्फॉर्मेशन इज़ इंश्योर्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल। तो पेरेंट से डॉटर सेल में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो बिल्कुल सेम जाएगी। ये इंश्योर्ड हो जाता है कि वही इन्फॉर्मेशन पेरेंट से डॉटर सेल में जा रही है। सम ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर इसमें कुछ प्लांट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा रीजनरेशन, अगर बॉडी का कोई हिस्सा कट जाए तो वो दोबारा से बन जाता है, वो भी माइटोसिस से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हीलिंग ऑफ वाउंड्स, अगर ज़ख़म हो जाए तो वहाँ पर रिपेयरिंग का जो प्रोसेस होता है, या रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर सेल्स, हमारी स्किन के सेल लगातार उतर रहे हैं, ठीक है, न्यू सेल्स आते हैं तो वहाँ पर भी माइटोसिस हो रही है। All are the gifts of mitosis. Development and growth of multicellular organism depend upon orderly controlled mitosis. अब देखें, बच्चे जो हैं वो ग्रो करते हैं, उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, उनकी जो है बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं, तो वो जो सारी ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो भी सारी माइटोसिस की वजह से ही हो रही है। इवन के जब गेमीट्स मिलते हैं, स्पर्म और एग मिलते हैं, तो उसके बाद जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट से पूरा बेबी बनने तक जितनी भी डिवीजन्स हैं वो सारी माइटोसिस ही होती हैं, ठीक है। माइटोसिस से ही सेल डिवाइड करते हैं, देन डिफ्रेंशिएट करते हैं और अलग बॉडी के ऑर्गन्स में चेंज हो जाते हैं। टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग वो तरीका है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक गाय है, वो दूध बहुत ज़्यादा देती है, तो हम उसकी न्यूक्लियस, उसकी बॉडी से एक सेल लेंगे, उस सेल में से न्यूक्लियस निकालेंगे और वो न्यूक्लियस एक फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस से रिप्लेस कर देंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो जब जाइगोट डेवलप करेगा जिसमें आपने अपनी मर्ज़ी का न्यूक्लियस डाला हुआ है, तो वैसा ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा जिसका आपने न्यूक्लियस लिया, ठीक है। तो क्लोनिंग के तरीके में हम किसी भी जानवर की कॉपी तैयार कर सकते हैं, इवन कि ह्यूमन्स की कॉपी भी हम तैयार कर सकते हैं। ह्यूमन का डीएनए लेकर हम उसको फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस से या डीएनए से रिप्लेस कर देंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम यूँ तैयार कर सकते हैं। Seek help through the mitosis. For all this, an organism requires managed, controlled and properly organized process of mitosis. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जिस तरह कैंसर, अभी हम देखेंगे आगे कि ये भी एक प्रॉब्लम है। Which otherwise may result malfunction, unwanted tumors and lethal diseases like cancer. अब कैंसर देखें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन।
इसके नाम से आपको जो है इसका ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कैंसर है क्या। माइटोसिस अभी हमने देखा कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी है कि कंट्रोल्ड डिवीजन्स हों, आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो माइटोसिस को कंट्रोल करें। मतलब आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल एक सेल ने डिवाइड करना है और उससे 10 सेल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि एक सेल से हमें 10 या 12 सेल्स चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो वो एक सेल जो है वो डिवाइड करेगा और जैसे ही 12 सेल्स बन जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो उस सेल्स को मज़ीद डिवाइड होने से रोक देगी, ठीक है। कंट्रोल्ड डिवीजन है कि जितने सेल्स हमें चाहिए हमारी बॉडी में उतने ही बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते, ठीक है। एक मैकेनिज़्म जो है वो काम कर रहा है जो इन माइटोसिस की डिवीजन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये मैकेनिज़्म ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉडी के सेल लगातार डिवाइड करते जाएंगे, आपकी बॉडी को ज़रूरत भी नहीं होगी लेकिन फिर भी सेल्स डिवाइड करते जाएंगे, तो बॉल ऑफ सेल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड अ ट्यूमर, ठीक है। और कैंसर भी एक ट्यूमर ही है, ठीक है। हम उसकी डिटेल अभी देखते हैं आगे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज़ सो केयरफुली रेगुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिव टू स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है उतनी ही माइटोसिस करवाई जाती है। दैट प्रोसेस ऑफ द सेल डेथ एंड बर्थ आर बैलेंस्ड टू प्रोड्यूस अ स्टेडी स्टेट, ठीक है। माइटोसिस में जितने हमारी बॉडी में सेल डाई हो रहे हैं उतने ही सेल न्यू बन रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेडी स्टेज को जो है वो मेंटेन किया हुआ है आपकी बॉडी के बैलेंस ने। समटाइम द कंट्रोल दैट रेगुलेट द सेल मल्टीप्लिकेशन ब्रेक डाउन, तो समटाइम ये कंट्रोल जो है वो ख़राब हो जाता है। अ सेल इन विच दिस अकर, वो सेल जिसके अंदर ये कंट्रोल ख़त्म हुआ है, बिगिनस टू ग्रो एंड डिवाइड इन अनरेगुलेटेड फैशन, ये सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है, और लगातार डिवाइड करता जाता है विदाउट बॉडीज़ नीड फॉर फर्दर सेल्स ऑफ इट्स टाइप। तो हमारी बॉडी को उस तरह के सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो सेल डिवाइड करता जाता है। When such cell produces new cells which continue to proliferate in uncontrolled जो है वो फैशन। अब ये जो सेल है जब ये डिवाइड करेगा इससे 2 सेल बनेंगे, वो दोनों सेल आगे से डिवाइड करते जाएंगे, 4 सेल बनेंगे, 4 सेल फिर डिवाइड करते जाएंगे। तो अनकंट्रोल्ड फैशन में ये सेल्स लगातार डिवाइड करते जाते हैं। एन अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर इज़ फॉर्म, तो फिर हमारे पास एक क्लोन ऑफ सेल, एक बॉल ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। और ये ट्यूमर जो है इनडेफिनेटली जो है वो एक्सपेंड कर सकता है, लगातार ये डिवाइड कर सकता है। ट्यूमर्स अराइज फ्रीक्वेंटली स्पेशली इन द ओल्डर एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड आर ऑफ 2 बेसिक टाइप्स। अब 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं। सम ट्यूमर्स आर स्मॉल साइज्ड एंड लोकलाइज्ड, कुछ ट्यूमर्स हैं फॉर एग्जांपल अगर बना है आपके जो है वो बाजू पे बना है तो वो बाजू के जिस हिस्से पे बना है वहीं पर रहेगा, छोटा सा होगा और वहीं पर रहेगा, ठीक है, वो पूरी बॉडी में फैलेगा नहीं। लोकलाइज्ड होते हैं, नॉट ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स, कॉल्ड द बिनाइन ट्यूमर। ऐसे ट्यूमर्स को हम बिनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। द सेल्स इन दिस टाइप यूजली बिहेव लाइक अ नॉर्मल सेल एंड हैव लिटिल डेलिटेरियस इफेक्ट, और ज़्यादा नुकसानदार जो है वो ये नहीं होता, बॉडी के कुछ हिस्से में ही रहता है जहाँ पे ये बना होता है, तो उसको हम ऑपरेशन करके जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। ओनली ड्यू टू आइदर इट्स इंटरफियरेंस विद द नॉर्मल सेल। अब जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ इसी वजह से आती हैं कि वो जो ट्यूमर है वो इर्द गिर्द वाले नॉर्मल सेल को थोड़ा सा इफेक्ट करता है या हार्मोन लाइक एक्सक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिससे सराउंडिंग सेल्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो ज़्यादा ही ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। इसको हम जो है वो ईजिली क्योर कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट द सेल्स कंपोजिंग अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, अब दूसरी टाइप है मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर। इसमें क्या होता है कि वो जो ट्यूमर बना है आपकी बॉडी के एक हिस्से पर, उसमें से कुछ सेल निकलते हैं और ब्लड के ज़रिए आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में जाकर वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपके जो ट्यूमर के सेल्स थे वो आपकी बॉडी में एक से ज़्यादा जगहों पर जाते हैं और वहाँ पर ट्यूमर्स बनाने शुरू कर देते हैं, तो वो ट्यूमर फिर आस्ता आस्ता आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। डिवाइड मोर रैपिडली, मोस्टली इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू में भी चला जाता है। गेट इनटू द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके ब्लड में जाएगा एंड सेट अप एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो ये अलग-अलग एरियाज़ में जाकर ग्रो करना शुरू कर देगा। अवे फ्रॉम देयर साइट ऑफ ओरिजिनल अपीयरेंस, तो जहाँ से ये अपीयर हुआ था, फॉर एग्जांपल अगर बाजू में सबसे पहले ट्यूमर बना था तो वहाँ से निकल के पूरी बॉडी में चला जाएगा। दिस स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर सेल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द मेटास्टेसिस। तो इसको मेटास्टेसिस क्या होता है कि आपकी बॉडी में एक सेल है जो ट्यूमर सेल है वो वहाँ से निकला और बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में जाकर ग्रो करना शुरू कर दिया, उसने न्यू जो है वो अपने एरियाज़ जो है वो बना लिए जहाँ पर वो जाकर ग्रो करेगा। सो दैट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज़, प्राइमरी एरिया तो वो होगा ना जहाँ पे सबसे पहले ट्यूमर बनाए, और बाद में जहाँ जहाँ वो फैल रहा है वो सारे सेकेंडरी एरियाज़ हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी एरियाज़ ऑफ ग्रोथ दैट इज़ कॉल्ड द मेटास्टेसिस।
उसके बाद हम मज़ीद इसको देखते हैं। कैंसर सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। अब ये कुछ इलामात हैं जो हमें कैंसर सेल्स में जो मिलती हैं, बिकॉज दे आर लेस डिफ्रेंशिएटेड। कैंसर सेल लेस डिफ्रेंशिएटेड होते हैं देन नॉर्मल सेल्स। एग्जिबिट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि लगातार ये फैलते जाते हैं। इनके अंदर सेल डिवीजन बहुत तेज़ होती है, ठीक है। हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई एंड मैनी माइटोसिस, ठीक है। आप देखें, आपको पता है कि जब डिवीजन हो रही होती है तो तब जो है वो साइटोप्लाज्म भी लगातार डिवाइड कर रहा होता है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा होता है। तो ये आपके पास जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर हमें जो है वो क्रोमोसोम्स इस कैंसर सेल्स के अंदर ईजिली विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, एंड मैनी माइटोसिस इसमें लगातार हो रही होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ इन्वेडिंग सेल्स इन अदरवाइज नॉर्मल टिश्यू इज़ एन इंडिकेशन ऑफ मेलिग्नेंसी। तो अगर नॉर्मल टिश्यूज़ में जो है वो बाहर से सेल्स इन्वेड कर रहे हैं तो ये भी एक जो है वो सिम्टम है, ये भी आपको एक इंडिकेशन है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो सेल्स में फैल रहा है। कैंसर इज़ कास्ड मेनली बाय म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल में अगर म्यूटेशन आती है तो तब ही ज़्यादातर कैंसर फैलता है, और ये म्यूटेशन जो है वो आपकी जीन्स के अंदर आती हैं। सेकेंडली, द कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ as few as 3 to as many as 20 म्यूटेशन इन जीन्स डेट रेगुलेट सेल डिवीजन। तो वो जीन जो सेल डिवीजन को रेगुलेट कर रही हैं उसके अंदर मिनिमम 3 और मैनी 20 म्यूटेशंस तक जब आ जाएंगी तो तब जो है वो कैंसर बन सकता है, ठीक है। वो जीन्स जो हैं वो कंट्रोल सिस्टम जो कंट्रोल कर रही होती हैं, जीन्स ख़राब होंगी तो कंट्रोल सिस्टम भी ख़राब होगा और देन जो है वो कैंसर हो जाएगा। दीज म्यूटेशन ब्रिंग टू बेसिक चेंजेस इन द कैंसर सेल्स। दो बेसिक चेंजेस आती हैं कैंसर सेल्स में। पहली, द मेटास्टैटिक सेल्स, वो सेल्स जो न्यू एरियाज़ में जाकर डेवलप कर रहे हैं, ब्रेक देयर कॉन्टैक्ट विद अदर सेल, ये दूसरे सेल से अपना कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं, कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स, एंड ओवरकम द रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल मूवमेंट। अब सेल ने जो है वो सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं, जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसने सेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं कि वो अपनी जगह पर ऐसा है वहीं पर डिवाइड करता है, कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करता है, दूसरी जगह पर मूव नहीं करता, ठीक है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो कैंसरस सेल्स हैं वो इन तमाम रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर देता है, ठीक है, और देन वो मूव करना शुरू कर देता है। प्रोवाइडेड बाय द बेसल लैमिना एंड अदर बैरियर्स, जितने भी बैरियर्स होते हैं कैंसरस सेल उन बैरियर्स को ख़त्म करते हैं। अल्टीमेटली मेटास्टैटिक सेल कैन इन्वेड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो फिर ये दूसरी बॉडी के हिस्सों में जाके वहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं। पहली ये जो है वो ये कि जो कैंसर सेल्स है उसमें एक जो है वो प्रॉपर्टी ये है कि उसके तमाम बैरियर्स वो ख़त्म कर देता है, ओवरकम कर देता है और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में जाकर डिवाइड कर सकता है। सेकेंडली दे प्रोलिफरेट, वो प्रोलिफरेट मतलब इंक्रीज इन नंबर, अल्टीमेटली लगातार, ठीक है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट कंसिडरिंग द चेक्स और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये अनलिमिटेडली जो है वो डिवाइड करता जाता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी की नीड कितनी है। तो बॉडी की नीड के बगैर भी ये सेल लगातार डिवाइड करते जाएंगे, बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में बॉल ऑफ सेल बनना शुरू हो जाएंगे और उससे फिर आप जो है वो कैंसर होता है और अल्टीमेटली जो है उसकी उसका जो लास्ट स्टेज होती है कैंसर की उसमें फिर डेथ जो है वो हो जाती है। तो ये जो है वो सबसे ख़तरनाक जो है वो ट्यूमर है, ठीक है। तो दो तरह के ट्यूमर हमने देखे। बिनाइन ट्यूमर इतना ख़तरनाक नहीं होता, बॉडी के एक हिस्से में रहता है, वहीं पर डिवाइड करता है, उसको हम इजीली क्योर कर सकते हैं। कैंसर जो है ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। अब एक चीज़ होती है कि कैंसर को अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसको कंट्रोल किया जा सकते हैं। अगर कैंसर अभी आपकी बॉडी में फैलना शुरू हुआ है तो वो बॉडी के कुछ हिस्सों में फैला होगा, तो हम वहाँ से उस कैंसरस सेल्स को आस्ता आस्ता रिमूव कर सकते हैं मेडिकेशन के थ्रू या अदर ट्रीटमेंट्स के थ्रू। अगर कैंसर लास्ट स्टेज में हो, मतलब आपकी बॉडी के हर हिस्से में वो फैल गया हुआ है, तो आपकी बॉडी के हर सेल को रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो जो लास्ट स्टेज वाला कैंसर होता है उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। हर बॉडी के हिस्से से कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वो जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, वो उससे डेथ जो है वो काज हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मियोसिस। अब माइटोसिस और मियोसिस में जो डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। माइटोसिस में हमने देखा था कि डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं आता। मियोसिस ऐसी डिवीजन है जिसमें जो डॉटर सेल्स होंगे उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और उनका डीएनए सीक्वेंस जो है वो भी चेंज होता है, ठीक है, बिल्कुल टोटली न्यू डीएनए होता है और वो न्यू डीएनए जो है वो जाता है डॉटर सेल्स में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट की निस्बत कितना होता है, हाफ होता है। तो मियोसिस जो स्टार्ट करते हैं। मियोसिस इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन
इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल इज़ रिड्यूस्ड टू हाफ। डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। इट टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉयड सेल ओनली। मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। इन एनिमल्स एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन, ठीक है, वाइल इन प्लांट्स व्हेन स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो एनिमल्स में जब गमीट्स बनते हैं, स्पर्म और एग बनते हैं, तब मियोसिस होती है, या प्लांट्स में जब स्पोर्स बनते हैं तब मियोसिस होती है। ईच डिप्लॉयड सेल आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल्स। तो मियोसिस जब होती है एक सेल में तो उससे 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं और चारों सेल हैप्लॉयड होते हैं, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। बिकॉज इट इन्वॉल्व 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देखें कि जो मियोसिस पूरी मियोसिस है उसमें 2 डिवीजन्स हैं। मियोसिस 1, ठीक है, जिस तरह यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये मियोसिस 1 है, और दूसरी जो है वो मियोसिस 2 है। अब ये 2 डिवीजन्स हैं। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई डिवीजन होती है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन से पहले एक प्रेपरेटरी फेज़ होती है जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरफेज़। तो मियोसिस 1 से पहले भी इंटरफेज़ होगी और मियोसिस 2 से पहले भी इंटरफेज़ होगी। इंटरफेज़ के अंदर हमने एक स्टेज देखी थी एस फेज़, जिसमें डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एक चीज़ याद रखनी है कि मियोसिस 1 से पहले जो इंटरफेज़ होगी इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज़ होगी ये बहुत छोटी होती है और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती, ठीक है। अब यही इस लाइन को दोबारा देखें, इट इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स, 2 डिवीजन्स होती हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, आफ्टर सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए सिर्फ एक दफ़ा रेप्लिकेट करता है और वो मियोसिस 1 से जो पहले इंटरफेज़ है उसमें रेप्लिकेट करता है। 2 डिवीजन्स आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज़ द रिडक्शन डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। वेयर एज सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस। जो दूसरी मियोसिस 2 है ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, ठीक है। मियोसिस 1 जो है वो लेंथी है और उसमें ही सारी मेजर चेंजेस आती हैं, ठीक है। बट डिवीजन्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस लाइक प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये मियोसिस 1 के लिए। इसी तरह प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 ये मियोसिस 2 के लिए। एंड द सेम नेम्स यूज फॉर द मियोसिस 2 आल्सो। तो यूँ हमने मियोसिस को फर्दर, जिस तरह हमने माइटोसिस की डिवीजन्स पढ़ी हैं वैसे ही अब मियोसिस की डिवीजन्स आएंगी, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना है, तो इसकी डिवीजन्स हैं वो थोड़ी सी चेंज होंगी। तो मियोसिस का कंप्लीट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन था हमारे पास, प्रोफेज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।